Hello, dear students. Welcome to your own channel Prep Up, and this is Aisha with one more session that's based on important questions that have been asked in last year, I guess, and I'm sure that it's definitely gonna help you to score well in upcoming exam. And ये आपको help करेगा जल्द से जल्द question solve करने में and to come up with a correct answer, right? So let's get started. अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं अगर आप चाहे तो। आज हम 16 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो अगर आपने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा हो कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है, तो आपको इसका आंसर ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो लेट मी डिस्कस इट अ लिटिल बिट। स्कैफोल्डिंग होता है जब कोई टीचर या पेरेंट स्टूडेंट्स को स्पून फीड नहीं करता है, रादर देन डूइंग दैट वो उनको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट क्लूज वगैरह देता है ताकि उनको सही आंसर ढूंढने में मदद मिले और अपनी नॉलेज बिल्ड करने में उनको हेल्प करने, उनको अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके। वो पुराने जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो नए एक्सपीरियंस से वो जोड़ सके। तो बेसिकली स्कैफोल्डिंग वही होता है, हेल्प करना, ना कि स्पून फीडिंग करना। तो मेरी एक्सप्लेनेशन से अगर आपको नहीं पता थी स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो आई एम श्योर कि आपने अभी तक सही आंसर चुन लिया होगा। सो यू आर राइट. Giving prompts, answer option number A is the correct answer here. Giving prompts and clues, right? Giving prompts and clues is the correct answer here. Giving prompts and clues and asking questions at critical junctures. So इसकी जो बाकी options है, giving motivational lectures to students, offering explanations with encouraging these questions, ये सारे rule out हो जाते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट नहीं करता। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू विगोस्की चिल्ड्रन लर्न। आपको पता होनी चाहिए दैट विगोस्की वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट जिसने थ्योरी दी है बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड ऑल दैट। तो उसने चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं, व्हेन reinforcement is offered. Option B by maturation, option C by imitation, option D by interacting with adults and peers. So जब उसने विगोस्की की बात करें तो उसने डेफिनेटली बोला कि बच्चे जो हैं वो इंटरेक्शन से सीखते हैं, सोशलाइजेशन से सीखते हैं। सो अगर हम ये कह रहे हैं तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, कोलबर्ग हैज गिवन। कोलबर्ग की थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो कोलबर्ग ने इनमें से कौन सी थ्योरी दी है? ऑप्शन ए स्टेट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन बी स्टेट्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेट्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, स्टेट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अगर आपने ये थ्योरीज पढ़ी है तो आई एम श्योर आपने ऑप्शन डी सही चुना होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। आपको पता होनी चाहिए कि because you are going to be future teachers, whether it's a government school or in a private school, or there may be many of you who are already teachers and they are preparing in this exam, and आपको पता होनी चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होता है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो होता है जिसमें प्राइमरी फोकस बच्चा होता है, rather than system, teacher, parents, everything else doesn't hold any importance because the prime focus here is on the child. So that is a child centered classroom. So depending on that, which one do you think is the correct option here? A class in which teacher dictates and students are asked to memorize. तो पहले ही rule out हो जाता है। A class in which textbook is the only resource the teacher refers to. A class in which the students are staying in groups and teacher takes turns to go to each group. A class in which the behavior of the students is governed by rewards and punishments the teacher would give them. देखिए, मेमोराइज करना वो तो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, एंड एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेमोराइजिंग, डिक्टेटिंग, दीज आर ब्लंडर्स and we must, as teachers, we must refrain ourselves from doing so. Option B, we cannot use textbook, as textbook cannot be the only resource that a teacher has. There are many resources available which can be utilized.
And option D, behavior of the students is governed by rewards and punishments. Rewards और punishments का जमाना गया, right? So option C is the correct answer here. A class in which students are sitting in groups. Students अपनी मर्जी के हिसाब से ग्रुप्स उनको इंडिपेंडेंस दीजिए कि वो अपने हिसाब से खुद ग्रुप्स बने, ताकि उनकी जो उनका आपको एज अ टीचर आपको क्या चाहिए, एंड रिजल्ट अच्छा हो. तो जब आप बच्चों को फ्रीडम देंगे, हर एक ग्रुप को अच्छे से केटर करेंगे एज अ टीचर, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. इंटेलिजेंस इज, तो आपको इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना. अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, अ सिंगुलर जेनेरिक कॉन्सेप्ट, द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, अ स्पेसिफिक एबिलिटी. देखिए, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ कैपेबिलिटी, सो यू मस्ट रिमेंबर इट. इट्स नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट. इट डजंट मीन टू इमिटेट, दूसरों की नकल करना, एंड इट नेवर मीन्स अ स्पेसिफिक एबिलिटी. देखिए, एक पर्सन है, उसमें डिफरेंट तरह के टैलेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरह की उसमें खूबियां हो सकती है, तो हम इसको एक स्केल पे मेजर नहीं कर सकते. सो आर सेट ऑफ कैपेबिलिटीज. 21. अर्ली चाइल्डहुड डैश इज डैश पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो आपने इस फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करना है. तो आपने देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन है जो इस ब्लैंक के लिए सही अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है. तो अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या ये ऑप्शन ए उतना जरूरी नहीं है? ऑप्शन बी भी कहता है कि उतना जरूरी नहीं है. ऑप्शन सी कहता है नहीं, ये सेंसिटिव पीरियड होता है. एंड ऑप्शन डी कहता है कि न्यूट्रल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो आप क्या कहते हैं? All those who are going with option C, they are correct. It means it early childhood is a very sensitive stage, because it's believed that during this period a lot of vocabulary is learned. बच्चा पहले 1-2 साल में, 3 साल में बहुत सारे वोकैबलरी वर्ड सीखता है, हजारों की तादाद में. तो ये जो प्राइमरी ईयर्स होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट? मूविंग ऑन. A teacher marks in a co-educational class to boys, be boys and don't behave like girls. This remark. तो जब टीचर ऐसा कुछ कहता है कि उससे हमें टीचर की नेचर का क्या पता चलता है, ठीक है? A option reflects caste discrimination. B is a good example of dealing with boys and girls in a classroom. C reflects stereotypical behavior of discrimination between boys and girls. D highlights the biological superiority of boys over girls. अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट वाला, तो उसमें हमने क्लियर किया है कि जेंडर, व्हाट इज जेंडर बायस, व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट ऑल स्टीरियोटाइप्स आर रिलेटेड टू जेंडर. तो गोइंग बाय दैट, ओके, ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट. इससे क्या पता चले? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पे टीचर नहीं बता रहा, तो ऑप्शन ए रूल आउट हो जाता है. गुड एग्जांपल ऑफ डीलिंग, ये भी बिल्कुल गलत है. ऑप्शन सी गलत है, बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स, ये भी नहीं है. ऑप्शन सी रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन टीचर क्लास में क्या प्रमोट कर रहा है? टीचर क्लास में डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रहा है, और उसकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल ही पुराने जमाने की है. स्टीरियोटिपिकल, बिल्कुल पुराने जमाने की विचारधारा है, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 23. असेसमेंट क्या है? इज गुड स्ट्रैटेजी टू लेबल कैटेगराइज चिल्ड्रन, should actively promote competitive spirit among children, should generate tension and stress to ensure learning, is a way to improve learning. तो आप असेसमेंट को एज अ टीचर कैसे देखते हैं? क्या आपको ऑप्शन ए कैटेगराइज करने में हेल्प करता है क्लास में कि ये लो एवरेज है, वो एवरेज है, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ये है, तो कैटेगराइज करने में हेल्प करता है. बी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बच्चों में प्रमोट उससे होता है. ऑप्शन सी से टेंशन स्ट्रेस होती है, ओके. और ऑप्शन डी इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग. एज अ टीचर यू मस्ट गो विद as a teacher you must see it as a way of improving yourself and improving the way children learn, right? तो बच्चों को भी आपने ये समझाना है कि असेसमेंट को एज अ स्ट्रेस, एज अ टेंशन ना ले. असेसमेंट इज जस्ट एज अ वे ऑफ इम्प्रूविंग ऑन थिंग्स, coming out with solutions and doing best. So option D is the correct answer here.
Moving on, question number 24. Which of the following statements best describes inclusion? Inclusion क्या होता है? तो inclusion पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरा मैंने डिफाइन किया है कि इंक्लूजन में कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आते हैं, क्योंकि इंक्लूजन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हाइपोथेटिकल भी होते हैं और फैक्ट बेस्ड भी होते हैं। तो इंक्लूजन अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर करें तो इंक्लूजन को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें से कम 3-4 क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ओके, so let's see what options we have. It's a belief that children need to be segregated according to their abilities. It's a belief that some children cannot learn. It is a philosophy that special children are gift from God. It's a philosophy that all children have a right to get equal education in a regular education system. So if you are going with option D, you are absolutely correct. It means inclusion means that every child has a right to education irrespective of its physical status, means वो deprived हो या उसकी physical appearances, उसके caste, creed, sex, you know, and physical अगर उसको कोई physical disability है तो उसके बेसिस पे एडमिशन जो है कोई भी स्कूल डिनाई नहीं कर सकता है, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, you know, all such children, okay, they come under inclusive education. So option D is the correct answer here. Moving on, to cater to the children from disadvantaged background, teacher should disadvantaged, जैसे हम अभी बात करें तो इन बच्चों के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? A, give them a lot of written work. B, try to find out more about them and involve them in class discussions. Make them sit separately in the class. Option D, ignore them as they cannot interact with other students. उनको बहुत सारा काम दे दो, रिटन वर्क ज्यादा दे दो, उनको क्लास में ऑप्शन डी उनके बारे में एज ए टीचर और जानने और उन क्लास में डिस्कस करने का मौका दे। ऑप्शन सी, उनको अलग से बिठाए क्लास में। ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही कि उनको इग्नोर ही कर दे और उनको दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी ना करे। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी रूल आउट हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Try to find out more about them. As a teacher, it's your responsibility to find more about them, okay, and involve them in classroom discussion so they feel as a part of the classroom, as a part of the education system, okay, they don't feel left out. Question number 26. Which of the following behaviors is an identifier of a child with learning disability? इसमें से जो प्राइमरी चीज है, देखिए जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी बिहेवियर आपको ढूंढना है और वो प्राइमरी बिहेवियर जो है वो है फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऐसे बच्चों में जो है प्राइमरी हम क्या देखते हैं, इनमें हम देखते हैं कि इनमें फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लर्निंग को आपको कंप्लीट करना है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द लर्नर्स इमोशंस। तो बेसिकली यहाँ पे इमोशंस और लर्निंग के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है कि बच्चे के इमोशंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द लर्नर्स इमोशन। तो ऑप्शन ए कहता है कि इमोशंस का बच्चे की इमोशनल स्टेट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लर्निंग को। ऑप्शन बी कहता है कि इमोशंस का थोड़ा बहुत कनेक्शन है लर्निंग के साथ। ऑप्शन सी कहता है कि इट्स इंडिपेंडेंट, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी कहता है कि नहीं, इमोशनल स्टेट जो है बच्चे की उससे डेफिनेटली लर्निंग पे असर पड़ता है। तो ऑल दोज हु हैव गॉन विद ऑप्शन डी दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब तक बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं होगा उसकी लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस, इट इज नॉट इमोशनली स्टेबल। मूविंग ऑन, Which of the following is related to creativity? इनमें से आपको क्या लगता है कि क्रिएटिविटी है? ओके, सो ऑप्शन ए, कन्वर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी हो सकती है, इमोशनल थिंकिंग से क्रिएटिविटी हो सकती है, इगोइस्टिक थिंकिंग से क्रिएटिविटी हो सकती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी हो सकती है। All those who are going with option D, divergent thinking, they are absolutely correct because divergent thinking helps a child to think in different directions. बच्चा जब एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सारे सॉल्यूशंस उसके फाइंड आउट करता है और फिर देखता है कि सही सॉल्यूशन कौन सा है, उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर हियर।
क्वेश्चन नंबर 29, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के माने क्या है? Child sitting in the corner, B living in the restricted environment, C activities that do not include play, or option D hands-on activities. And definitely hands-on activities. Option D is the correct answer here. All those who are going with, who have chosen option D as their answer, they're absolutely right. बिकॉज बच्चा तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के सिस्टम किसको कहेंगे जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी मिले, उनको प्रैक्टिकल चीजें करने का मौका मिले। ये नहीं कि सारी लर्निंग थ्योरी बेस्ड हो, राइट? उनको प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए ताकि उनको वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। ओके अगर हम बच्चों को ट्रेन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एज अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ सीन इन क्लासरूम। क्लासरूम में एक ऐसा सीन क्रिएट कीजिए जिसमें बच्चों को डिफरेंट रोल्स, टिकट कलेक्टर, टिकट सेलर, अनाउंसमेंट्स का क्या रोल है। ओके सो ये सारी चीजें जब बच्चों को आप ड्रामेटिकली बच्चे को दिखा रहे हो क्लास में थ्रू अ स्किट और ड्रामा, तो वो सीखता है और उसको रियल एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसी को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कहते हैं फॉर किड्स। ओके क्वेश्चन नंबर 30, इंक्लूसिव एजुकेशन assumes that we should change the dash to fit the dash। तो आपको यहाँ पे fill in the blanks करने की सही डेफिनेशन क्या है? So all those who have chosen option A as their answer, they are absolutely correct। देखिए पहला ब्लैंक, अगर हम इस ऑप्शन को फिट करें इस स्टेटमेंट में, तो देखते हैं हमें क्या मिलता। इंक्लूसिव एजुकेशन assumes that we should change the system to fit the child। दैट मीन्स कि हमें बच्चे को चेंज नहीं करना है, हमें सिस्टम को चेंज करना है, सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है ना कि बच्चे में। ओके सो to change the system to fit the child। okay so because I said that child is the primary focus here, तो हमें सिस्टम में चेंज लानी है, हमें अपनी मेथोडोलॉजी में चेंज लानी है, हमें टेक्निक्स में, हमारे जो भी हमें टीचिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनमें चेंज लानी है, अपनी प्रोसीजर्स में चेंज लानी है, ना कि बच्चे में चेंज लानी है। ओके सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। we have done 15 questions today as well, and in our next session we'll be discussing some more important questions which have been asked previous year or last many years, एंड डेफिनेटली कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। So thanks for your time. Please like, share and subscribe. Thanks for your valuable time, and I'm sure that you must be carrying on with your preparation. So keep up your hard work. It's definitely gonna fetch you good results. Thank you so much.